नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। राहुल गांधी मानहानि के मामले में दोषी करार, 2 साल के जेल की मिली सजा, संसद सदस्यता भी गंवाई। अनुदान मांग की पूरी प्रक्रिया मात्र 12 मिनट में खत्म, गिलोटिन के माध्यम से मिली मंजूरी, विपक्षी दलों ने किया जमकर विरोध। भारत से कुष्ठ रोग का हो चुका है उन्मूलन, लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, जीवाणु के कारण होता है ये रोग। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन, अफ्रीकी ग्रीन वॉल कार्यक्रम की संकल्पना पर आधारित। अरावली पर्वत रेंज के बफर क्षेत्र को हरित बनाना है मकसद। 18 फार्मा कंपनियों का लाइसेंस हुआ रद्द, 3 कंपनियों के विशेष उत्पाद के निर्माण पर भी लगी रोक, दूसरे देशों में होने वाली मौत को बताई वजह। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। हाल ही में सूरत अदालत ने कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार दिया। इस मामले में उनको 2 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उन्हें ये सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत सुनाई है। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उपनाम विशेष यानी नाम में लगने वाले खास टाइटल पर टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। इसमें आईपीसी की धारा 499, 500 और 504 के तहत केस चला। अगर कोई व्यक्ति किसी को बदनाम करने व उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे बयानों का सहारा लेकर ऐसा कार्य करता है जिसके चलते उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए तो ये मानहानि के दायरे में आता है। इसलिए वो व्यक्ति कानून की नजरों में मानहानि का दोषी यानी गिल्टी ऑफ डिफेमेशन माना जाएगा। गौरतलब है कि मानहानि को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 500 के तहत इससे संबंधित दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति पर मानहानि का दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा 2 वर्ष तक की कारावास व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। वहीं आईपीसी की धारा 504 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करे, जबकि उस व्यक्ति को ये पता हो कि इस प्रकार की उकसाहट उस व्यक्ति की लोक शांति भंग करने या अन्य अपराध का कारण हो सकती है, तब ऐसे कृत्य के लिए उस व्यक्ति को 2 साल की अवधि के लिए कारावास की सजा या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। उधर 2 साल की सजा मिलते ही श्री राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के चलते लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया। असल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में प्रावधान है। इसके अलावा संसद द्वारा बनाया गया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 8 ऐसे विभिन्न अपराधों और सजा आदि को निर्दिष्ट करती है जिनकी वजह से विधायिका के सदस्य की मेंबरशिप जा सकती है। इसकी धारा 8 के खंड 1 में ऐसे अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें सजा मिलने पर सदस्यता जा सकती है। इनमें 2 समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, रिश्वतखोरी, हेट स्पीच और चुनाव में अनुचित व्यवहार आदि शामिल हैं। धारा 8 के खंड 3 के मुताबिक अगर किसी विधायिका के किसी सदस्य को किसी मामले में कम से कम 2 साल की सजा होती है तो वो सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही सजा से रिहाई के बाद से 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य बना रहेगा। हालांकि इसी धारा के खंड 4 में अयोग्यता का शिकार हुए सदस्य को 3 महीने के लिए तत्काल अयोग्यता से छूट दी गई थी ताकि उन्हें अपनी सजा के खिलाफ अपील करने का समय मिल सके। लेकिन इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने संसद की शक्तियों से परे मानते हुए निरस्त कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि संसद के पास इस तरह की छूट को अधिनियमित करने की कोई शक्ति नहीं है। कोर्ट ने फैसला लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 में दिया था। इसका असर ये हुआ कि दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद मौजूदा सदस्य अयोग्य करार दिया जा सकता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये भी स्पष्ट किया था कि अपीलीय अदालत द्वारा दोष सिद्धि और सजा पर रोक लगा दी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस सदस्य की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। गौरतलब है कि विधानमंडल के सदस्यों के लिए अनुच्छेद 191 में अयोग्यता के प्रावधान है। साथ ही 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर सांसद और विधायकों की अयोग्यता के बारे में बात की गई है। हाल ही में लोकसभा में गिलोटिन प्रक्रिया के माध्यम से अनुदान की मांगों को मंजूरी दी गई है। संसद में गतिरोध के चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट और वित्त विधेयक पारित करने के लिए गिलोटिन का आदेश दिया। इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों की 2023-24 के बजट के लिए अनुदान मांगों को बिना चर्चा के मंजूरी दे दी गई। सदन की इस पूरी कवायद को मात्र 12 मिनट में खत्म कर दिया गया।
इस पर विपक्षी दलों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें कि गिलोटिन शब्द मूलतः एक ऐसे उपकरण को कहते हैं जिसे सिर काटकर मृत्युदंड देने के लिए बनाया गया था। लेकिन विधायी बोलचाल में गिलोटिन का मतलब एक साथ समूह बनाकर वित्तीय विधेयकों को तेजी से पारित करना है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में ये सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। असल में सरकार बजट में जितने खर्च का अनुमान पेश करती है उसे संसद के सामने रखना अनिवार्य होता है ताकि सरकार को फंड जारी हो सके। इसके लिए सदन में बहस के बाद वोटिंग कराई जाती है। चूंकि विभिन्न मंत्रालयों की मांग की संख्या काफी ज्यादा होती है, इसलिए उन पर चर्चा करना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में अध्यक्ष सभी मांगों को मतदान के लिए पेश करता है और उनका निपटान करता है। इन्हें आमतौर पर ध्वनि मत से पारित किया जाता है। इसके लिए फिर चाहे सदस्यों द्वारा इन पर चर्चा की गई हो या नहीं, संसद में इस प्रक्रिया को ही गिलोटिन के नाम से जाना जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मवेशियों के सींग निकालने और बधिया करने, नाक बांधने की प्रक्रिया को निर्धारित किया है। इसका मकसद पशु क्रूरता पर लगाम लगाना है। नियमों में बीमार जानवरों को दर्दनाक मौत से बचाने के लिए इच्छा मृत्यु से संबंधित पद्धति का भी निर्धारण किया गया है। सरकार ने यह प्रक्रिया पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के लागू होने के 60 साल बाद निर्धारित की है। इस कानून को सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से लागू किया है। इसमें बताया गया है कि बैल, घोड़ों और अन्य जानवरों को बधिया करने जैसी दर्दनाक प्रक्रियाओं को कैसे अंजाम दिया जाना चाहिए। अधिसूचना के मुताबिक एनेस्थेटिक्स के अनिवार्य उपयोग के साथ सभी प्रक्रियाओं को एक पंजीकृत पशु चिकित्सक की मदद से किया जाएगा। गौरतलब है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम को साल 1960 में लाया गया था। इसके लिए इस अधिनियम में पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुंचाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में साल 1962 में इस अधिनियम की धारा 4 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। अधिनियम में पशु क्रूरता व्यवहार को धारा 11 में परिभाषित किया गया। साथ ही इस धारा की उपधारा 3 के तहत मवेशियों के सींग निकालने और बधिया करने, नाक बांधने जैसी प्रक्रियाओं को क्रूरता की श्रेणी से बाहर रखा गया था। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि भारत ने WHO मानकों के मुताबिक कुष्ठ रोग को समाप्त कर दिया है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी गई। उत्तर में बताया गया कि कुष्ठ रोग के नए मामलों की संख्या 2014-15 के 1,25,785 से घटकर 2021-22 में 75,394 रह गई है। असल में WHO ने इसके लिए साल 2005 में कुछ मापदंड निर्धारित किए थे। इसके मुताबिक यदि किसी देश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से कम मामले रिकॉर्ड होते हैं तो संबंधित देश को कुष्ठ उन्मूलन की श्रेणी में रखा जाएगा। असल में कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। ये रोग मुख्य रूप से हाथ, पैर, त्वचा, नाक, आँख और ऊपरी श्वसन द्वार की नसों को प्रभावित करता है। इसे हैंसेस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलता है। ये त्वचा में अल्सर, तंत्रिका तंत्र में विकार और मांसपेशियों को कमजोर करता है। यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये गंभीर विकृति और विकलांगता का कारण बनता है। ये भारत सहित कई उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देशों की आम बीमारी है। इसके अधिकांश मामले प्रतिवर्ष दक्षिण पूर्व एशिया से आते हैं। वर्तमान में इस बीमारी का कोई सटीक इलाज मौजूद नहीं है। इसके उपचार में 3 दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ये है डेप्सोन, रिफैम्पिसिन और क्लोफाजिमिन। इन दवाओं के संयोजन को MTD यानी मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार ने इसी साल जनवरी में कुष्ठ रोग के लिए NSP यानी राष्ट्रीय सामरिक योजना और रोड मैप लॉन्च किया है। इसका मकसद 2027 तक कुष्ठ रोग के संचरण यानी प्रसार को 0 स्तर पर लाना है। NSP में कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़ी रणनीतियां, लक्ष्य और समग्र तकनीकी मार्गदर्शन आदि शामिल हैं। हाल ही में ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बायोमेडिकल रिसर्च और हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इस क्षेत्र के लिए ये भारत के पहले नैतिक दिशा निर्देश हैं। इन्हें स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और ICMR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल द्वारा तैयार किया गया है। इनका मकसद बायोमेडिकल रिसर्च और हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नैतिक आचरण सुनिश्चित करना है। ये दिशा निर्देश AI आधारित समाधानों के विकास, कार्यान्वयन और इन्हें अपनाने के दौरान नैतिक निर्णय लेने के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करते हैं। दरअसल स्वास्थ्य क्षेत्र में AI रोगियों से प्राप्त डेटा पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। इस वजह से संभावित पूर्वाग्रहों, डेटा हैंडलिंग, पेशेवर क्षमता, डेटा साझाकरण और गोपनीयता आदि के संदर्भ में AI का उपयोग चिंताजनक हो जाता है। इसलिए इन दिशा निर्देशों को हेल्थ केयर में AI पर शोध करने में रुचि रखने वाले सभी हितधारकों के लिए बनाया गया है।
इनमें निर्माता से लेकर डेवलपर्स, टेक्नीशियन, शोधकर्ता, चिकित्सक, प्रायोजक और फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवा में एआई की क्षमता में वृद्धि हुई है। चिकित्सा पद्धतियों में सुधार के लिए इसका तेजी से उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में एआई संचालित चिकित्सा उपकरणों का उपयोग बीमारियों का तेजी से पता लगाने, व्यक्तिगत उपचार प्रदान करने में किया जा रहा है। इसके साथ ही दवा की खोज और रोगों के निदान की प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। ये तकनीक रोगी के स्वास्थ्य में सुधार करने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी लागत को कम करने में प्रभावी साबित हो रही है। गौरतलब है कि भारत पहले से ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य खाका 2019 और स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2018 में डिजिटल सूचना सुरक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में एआई प्रौद्योगिकियों को सुव्यवस्थित कर रहा है। हाल ही में लंदन के इंपीरियल कॉलेज स्थित एक स्टार्टअप ने एक ऐसी तकनीक विकसित करने का दावा किया है जो प्लास्टिक को बायोडिग्रेड कर सकती है। कंपनी ने इस प्रक्रिया को बायो ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया है। ब्रिटेन स्थित इस स्टार्टअप का नाम पॉलीमटेरिया है। स्टार्टअप का दावा है कि इस तकनीक में रोगाणु प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को सरल पदार्थों में अपक्षयित कर माइक्रोप्लास्टिक अवशेष छोड़े बिना कचरे को बायोडिग्रेड कर देगा। इस तकनीक का उपयोग करके बनाए गए प्लास्टिक की एक निश्चित उम्र होती है और ये पारंपरिक प्लास्टिक की तरह दिखता है। जब इस प्लास्टिक उत्पाद की उम्र समाप्त होने वाली होती है तो ये बाहरी वातावरण के संपर्क में आकर जैविक मोम के रूप में बायो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका उपभोग कर पानी, CO2 और बायोमास में रूपांतरण किया जाता है। नतीजतन ये पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होता। गौरतलब है कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने केवल 2021 में पैकेजिंग कचरे से लगभग 321 और 2019 में 210 मिलियन किलोग्राम प्लास्टिक का उत्पादन किया था। एक अनुमान के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में ई कॉमर्स फर्म से 1 बिलियन किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे का अनुमान था। गौरतलब है कि भारत सरकार ने अगस्त 2021 में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसे 1 जुलाई 2022 से लागू किया गया। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसकी शुरुआत गुरुग्राम से 13 किलोमीटर दूर टिकली गांव से की गई है। इस पहल का मकसद अरावली पर्वत रेंज के लगभग 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। ग्रीन वॉल परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और वनीकरण का काम किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए एक्शन प्लान भी पेश किया गया। ये परियोजना केंद्रीय वन मंत्रालय के देश भर में ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने के विजन का एक हिस्सा है। परियोजना में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली शामिल हैं। इसके तहत परियोजना में तालाबों, झीलों और नदियों जैसे सतही जल स्रोतों का कायाकल्प और पुनर्स्थापन किया जाएगा। साथ ही झाड़ियों, बंजर भूमि और खराब वन भूमि पर पेड़ों और झाड़ियों की मूल प्रजातियों का रोपण किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक इससे न सिर्फ अरावली के हरित क्षेत्र और जैव विविधता में बढ़ोतरी होगी, बल्कि क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, पानी की उपलब्धता और जलवायु में भी सुधार होगा। इसके अलावा 2030 तक अतिरिक्त 2.5 बिलियन टन कार्बन सिंक के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा स्थानीय समुदाय को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। आपको बताते चलें कि ये परियोजना अफ्रीकी ग्रीन वॉल कार्यक्रम की संकल्पना पर आधारित है। अफ्रीकी ग्रीन वॉल कार्यक्रम अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान वाले साहेल क्षेत्र में शुरू की गई थी। इसे अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के मकसद से शुरू किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार अपने बाघों को टाइगर रेंज देश कंबोडिया भेजने पर विचार कर रही है। इसकी वजह यह है कि वहां बाघों की तादाद लगभग खत्म हो गई है। दरअसल भारत सरकार ने बीते नवंबर में कंबोडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। इसमें देश में टाइगर की पुनर्बहाली से जुड़ी सभी तकनीकी विवरण और जानकारी साझा करने की बात की गई थी। जानकारों के मुताबिक कंबोडिया में अंतिम टाइगर साल 2007 में देखा गया था। इसके बाद अप्रैल 2016 में कंबोडिया ने टाइगर के कार्यात्मक रूप से विलुप्त होने की घोषणा की थी। कार्यात्मक रूप से विलुप्त होने का मतलब ये है कि देश में जानवरों की कोई प्रजनन आबादी नहीं बची है। इनकी विलुप्ति के कारणों में आवास विनाश और अवैध शिकार को कारण बताया गया है। आपको बता दें कि कंबोडिया में इंडो चाइनीज टाइगर की प्रजाति पाई जाती है। ये टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर से छोटा होता है। पहले टाइगर की 8 उप प्रजातियां मौजूद थीं। इनमें से 3 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। अब टाइगर की केवल 5 उप प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें शामिल है रॉयल बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, साइबेरियाई या अमूर टाइगर, सुमात्रा टाइगर और साउथ चाइना टाइगर। इनमें रॉयल बंगाल टाइगर की बात करें तो ये मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। गौरतलब है कि टाइगर रेंज में दुनिया के 13 देश शामिल हैं। इनमें बांग्लादेश, भूटान, चीन, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।
साल 2010 में टाइगर रेंज देशों ने 2022 तक टाइगर की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। भारत ने समय से पहले ही लक्ष्य को पूरा करने का इतिहास रचा था। तो वहीं लाओस और वियतनाम ऐसे देश हैं जहां इनकी आबादी विलुप्त हो चुकी है। हाल ही में केंद्रीय और राज्य दवा नियंत्रण कार्यालय के नियामकों ने 18 फार्मा कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके अलावा 3 कंपनियों के विशेष उत्पाद के निर्माण पर भी रोक लगा दी गई। ये कार्रवाई 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 76 कंपनियों की जांच के बाद की गई। इसके लिए रैंडमली विभिन्न फार्मा कंपनियों से दवाओं तथा अन्य फार्मा उत्पादों के नमूने एकत्रित किए गए थे। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब भारत सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराकर खुद को वैश्विक फार्मा प्रमुख के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय दवा कंपनियों के उत्पादों से कई देशों में होने वाली मौत इस जांच की मुख्य वजह है। दरअसल हाल ही में कुछ दिन पहले गाम्बिया देश में 70 बच्चों की मौत हो गई और हरियाणा के मेडन बायोटेक द्वारा बनाई गई सिरप को इसका कारण बताया गया। संयुक्त टीमों द्वारा निरीक्षण के बाद दोनों कंपनियों में विनिर्माण पर रोक लगा दी गई थी। गौरतलब है कि भारत में दवा कंपनी खोलने तथा विभिन्न फार्मा उत्पादों के निर्माण करने वालों को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर कंपनियां कानून के तहत उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करती हैं, तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल ने ग्रेट निकोबार परियोजना के प्रभाव पर विचार प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया है। ये समिति जनजातियों के विस्थापन को रोकने और उनके हितों की सुरक्षा के लिए गठित की गई है। गौरतलब है कि जनवरी 2022 में नीति आयोग ने 72,000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना की शुरुआत की थी। इस परियोजना के तहत एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, एक हवाई अड्डा, एक बिजली संयंत्र और एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण शामिल है। इस परियोजना के विकास में आदिवासी आरक्षित क्षेत्र का 7.114 किलोमीटर क्षेत्र का उपयोग किया जाना है। इस क्षेत्र में शोम्पेन जनजाति निवास करती है, जिसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपराज्यपाल द्वारा गठित समिति विशेष तौर पर इसी जनजाति के संरक्षण और सुरक्षा के लिए गठित की गई है। हालांकि जब ये परियोजना शुरू की गई थी तब भी बहुत सारे पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि इस परियोजना के विकास से यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। दरअसल ये क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की गैलाथिया खाड़ी में लगभग 116 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में प्रवाल भित्तियां फैली हुई हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र जायंट लीथरबैक कछुए के लिए एक प्रतिष्ठित नेस्टिंग साइट है। आपको बता दें कि जायंट लीथरबैक 3 दशकों में किए गए सर्वेक्षणों के तहत दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है। इसके अलावा इस द्वीप पर 300 से भी ज्यादा जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही साथ ये द्वीप बहुत सारे पक्षियों का प्रमुख प्रवास स्थान है। आज के बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मानहानि को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत परिभाषित किया गया है। 2. भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत इससे संबंधित दंड का प्रावधान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 एवं 2 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में है। 2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता के बारे प्रावधान करता है। 3. संसद सदस्य को कम से कम 2 साल की सजा होने पर सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। 4. सजा प्राप्त सदस्य सजा से रिहाई के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 एवं 4, केवल 2 एवं 3, केवल 1 एवं 2 या फिर उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन हरियाणा के टिकली गांव से की गई है। 2. इसका उद्देश्य अरावली पर्वत रेंज के लगभग 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। 3. यह परियोजना अफ्रीकी ग्रीन वॉल कार्यक्रम की संकल्पना पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 एवं 2, केवल 2 एवं 3 या फिर उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। 2. WHO के मानकों के मुताबिक भारत से कुष्ठ रोग समाप्त हो चुका है। 3. कुष्ठ रोग का दूसरा नाम हैंसेन डिजीज है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल एक एवं दो, केवल एक एवं तीन, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962, 1965, 1969 या फिर 1952? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के अशांत क्षेत्रों से अफस्पा को हटाने का निर्णय लिया है। इन राज्यों में असम, मणिपुर और नागालैंड शामिल है। सरकार के इस फैसले को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है। इसके बाद असम के 1 जिले, मणिपुर के 4 और नागालैंड के 3 पुलिस थानों से अफस्पा हट जाएगा। दरअसल आजादी के बाद नागालैंड समेत देश के पूर्वोत्तर इलाके में उग्रवाद की घटनाओं में वृद्धि हो गई थी। नतीजतन उग्रवाद के विरुद्ध कार्रवाई में सेना की मदद के लिए साल 1958 में केंद्र सरकार द्वारा अफस्पा कानून लाया गया। वर्तमान में अफस्पा जम्मू कश्मीर सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में यह कानून लागू है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले 15 अप्रैल से बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इस सर्वे के लिए बीजक ऐप का प्रयोग किया जाएगा। इस सर्वे में सामाजिक आर्थिक संकेतकों के साथ जाति का नाम और धर्म सहित व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित की जाएगी। यह जानकारी मोबाइल ऐप और भौतिक प्रपत्र दोनों पर एकत्र की जाएगी। इसके अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की जांच के लिए एक अलग कोड की व्यवस्था भी की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पहले केबल आधारित रेल पुल के मई तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। यह पुल जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर तैयार किया जा रहा है। यह पुल जम्मू के कटरा को रियासी से जोड़ेगा। केबल आधारित यह रेल पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस ब्रिज को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड विकसित कर रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना वेमनाड और अष्टमुडी झीलों में होने वाले प्रदूषण और इसकी जांच करने में केरल सरकार के विफल रहने के कारण लगाया गया है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि यह जुर्माना प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के आधार पर लगाया गया है। बता दें कि वेमनाड केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। इसे साल 2002 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। अगर अष्टमुडी झील की बात करें तो ये केरल के कोल्लम जिले में स्थित है और इसे भी साल 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। बीते दिनों पीएनजीआरबी यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने नेचुरल गैस की प्राइसिंग तय करने के लिए यूनिफाइड टैरिफ दर को लागू किया। यह नई दर 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। जानकारों के मुताबिक यूनिफाइड टैरिफ के कार्यान्वयन की शुरुआत ऊर्जा और प्राकृतिक गैस क्षेत्र को बेहतर बनाएगा। साथ ही यह टैरिफ तंत्र भारत को वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ मॉडल हासिल करने में भी मदद करेगा। इसके चलते दूर दराज के इलाकों में गैस बाजारों को भी बढ़ावा मिलेगा। बीते दिनों रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए उन्नत आकाश अस्त्र प्रणाली और अस्त्रों का पता लगाने वाले 12 स्वाति रडारों मैदानी की खरीद के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। उन्नत आकाश अस्त्र प्रणाली एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इस उन्नत आकाश अस्त्र प्रणाली में सीकर टेक्नोलॉजी के साथ सभी दिशाओं में कार्य करने की क्षमता है। वहीं रडार स्वाति की बात करें तो यह गोलाबारी कर रही तोपों, मोर्टारों और रॉकेटों की सटीक स्थिति का पता लगाने में सक्षम है। बीते दिनों 19 मार्च 2023 को पहली बार FLNAT यानी प्राथमिक साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में 15 वर्ष से लेकर 80 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षार्थी शामिल हुए। इस परीक्षा का आयोजन नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत किया गया। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वित्त वर्ष 2022 से 27 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। हाल ही में भारत और अफ्रीकी देशों के सेनाध्यक्षों के बीच पहला कॉन्क्लेव आयोजित किया गया।
इसका मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा व स्थिरता को बढ़ावा देना और रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए अफ्रीकी देशों के साथ काम करना है। साथ ही क्षेत्रीय सहयोग तंत्र के हिस्से के रूप में भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करना है। यह कॉन्क्लेव महाराष्ट्र के पुणे में दूसरे अफ्रीका भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास एफाइंडेक्स के दौरान आयोजित किया गया। सैन्य अभ्यास में इससे उग्रवाद विरोधी अभियान, शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और साइबर युद्ध और ड्रोन संचालन जैसे विशेष प्रशिक्षण शामिल हैं। इसकी शुरुआत साल 2019 में की गई थी और इस सम्मेलन की थीम अमृत यानी अफ्रीका इंडिया मिलिट्रीज फॉर रीजनल यूनिटी थी। हाल ही में द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन, कृषि, उद्योग, जल, प्लास्टिक, वन और जैव विविधता सहित कई विषयों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में साल 2022-23 में पर्यावरण से जुड़े बड़े खतरों को लेकर चेताया गया है। रिपोर्ट का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 30,000 से अधिक जल स्रोतों पर अतिक्रमण हो चुका है। रिपोर्ट का दावा है कि भारत में वायु प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा में औसतन 4 साल और 11 माह की कमी दर्ज की गई है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।